मैं मान्यवर काशीराम राजकीय महाविद्यालय गभान अलीगढ़ से आज बच्चों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं और इसका टॉपिक है पुनर्जागरण। देखिए, ये एक चार्ट है पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का। तो ये हम इसको 5 भागों में बांटते हैं: मानववाद, कला, साहित्य, महान खोजे एवं नाविक, आविष्कार एवं विज्ञान। और इसमें सबसे पहला आता है मानववाद। देखिए, पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा गया है और पुनर्जागरण के लिए मानव ही एक ऐसा साधन है जो इसकी प्रस्तुति करता है पुनर्जागरण की। तो कुछ प्रमुख मानववादी हैं जिनका नाम आता है, सबसे पहले इसमें है माइकल एंजेला, डोनातेलो, मैकियावेली, लियोनार्दो दा विंची, फिलिप्पो, दांते, अल्बर्टी। इसी तरह से कला को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहला है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला। देखिए, कला की शैली कौन सी मानी गई है? गैथिक शैली। इसके बाद महान खोजे और नाविक में कौन कौन प्रमुख हैं? सबसे पहला मार्को पोलो, हेनरी डियाज, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन, सर फ्रांसिस ड्रेक। और फिर आविष्कार एवं विज्ञान आता है। तो देखिए, ये तो एक टेबल है, एक चार्ट सा है पुनर्जागरण की विशेषता का, और इसे आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी तरह से पूरा टॉपिक हो जाता है और पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। धन्यवाद। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। देखिए, मध्यकाल में यूनानी तथा लैटिन साहित्य को भूलकर जो यूरोप की जनता अंधविश्वासों में पड़ गई थी, उनमें निराशा की भावना एवं उत्साहहीनता ने जन्म ले लिया था। पुनर्जागरण से मध्ययुगीन आडंबरों, अंधविश्वासों एवं प्रथाओं को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया। इस तरह से नवयुग की अवतरण की सूचना देने वाला ये तथ्य क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण से मतलब यही है कि जो बुराइयां थी, जो अंधविश्वास था, उन सब को समाप्त करके एक शुद्ध वातावरण, अच्छा वातावरण पैदा किया जाए और इससे जो था समाज, मध्यकाल का यूरोप का समाज में एक नई पृष्ठभूमि, नया युग का अवतरण हुआ। पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग कहा जाता है। इसमें बहुत कुछ मध्यकालीन था, कुछ स्पष्ट आधुनिक तथा कुछ स्वयं में विशिष्ट था। इसने मध्य एवं आधुनिक युगों के बीच के रिक्त स्थान को पाट दिया, परंतु साथ ही यह महान राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल भी था। इस तरह से जो पुनर्जागरण शब्द है, पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की उस वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है जिसे मध्य युग में धार्मिक ठेकेदारों ने कैद कर रखा था। देखिए, अब बात करेंगे हम पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में, और इसमें सबसे पहले है मानववाद। नवजागरण की प्रस्तुति मानववाद द्वारा हुई। मानववाद का तात्पर्य उन्नत ज्ञान से लिया जाता है। प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का पक्षपाती पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। प्रमुख मानववादी हैं कुछ: माइकल एंजेला, डोनातेलो, मैकियावेली, लियोनार्दो दा विंची, फिलिप्पो, दांते, अल्बर्टी। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख मानववादी हैं। मानववादियों ने मध्ययुगीन व्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठाई और धार्मिक विषयों के स्थान पर जैसे विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र,
इतिहास एवं भूगोल जैसे विषयों के अध्यापन पर बल दिया। संयोग, वियोग, प्रेम, घृणा, नारी सौंदर्य एवं दाम्पत्य जीवन जैसी सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों को अधिक महत्व दिया, न कि मोक्ष को। इटली का प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस मानववादी आंदोलन का गढ़ बन गया। इसमें दूसरा आता है कला। मध्ययुगीन यूरोप की कला ईसाई धर्म से संबंधित मुख्य रूप से मानी जाती है और इस युग की कला की जो शैली है उसको क्या कहते हैं? गैथिक शैली। गैथिक शैली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये कला हो गई। और इसके बाद कला के जो अगला प्रकार है, जैसे 4 भागों में बांटा गया है कला को, तो सबसे पहला इसमें आता है स्थापत्य कला। रेनेसां स्थापत्य कला वास्तव में कोई विशेष अलग एवं विशिष्ट शैली नहीं थी। यह तो एक समूहों की समष्टि थी। इसका स्वरूप व्यक्तिवादी था एवं प्राचीन रोमन यूनानी तथ्यों में इसकी समता पाई जाती थी। इसमें मौलिकता एवं नवीनता पर्याप्त रूप में थी। तो ये रेनेसां स्थापत्य कला की जो सर्वोत्कृष्टता एवं क्रमिक विकास यद्यपि इटली और रोम के फ्लोरेंस नगर राज्यों में परिलक्षित होता है, किंतु यह कला शैली पश्चिमी यूरोप में भी अपनाई जाने लगी थी। इसके बाद आता है मूर्तिकला। इटली में रेनेसां मूर्तिकला का जो पथ प्रदर्शक माना जाता है वो है दोनातेलो। दोनातेलो प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था। उसने अपने आदर्शों की रक्षा करते हुए तत्कालीन बच्चों एवं पुरुषों की अद्वितीय मूर्तियाँ बनवाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है संगीत कला, म्यूजिक। पुनर्जागरण में संगीत कला में व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संगीत की ध्वनि, मात्रा, राग एवं पद्धति में हुए परिवर्तनों के साथ साथ यंत्रीय संगीत का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है इसी में चित्रकला, पेंटिंग। चित्रकला को चर्च द्वारा सर्वाधिक प्रोत्साहित किया गया और इसमें धार्मिक परंपरा से यथार्थ की ओर चित्रकला को मोड़ने का प्रथम प्रयास माजासियो ने किया। लियोनार्दो दा विंची 1452 से 1519 में, जो कि फ्लोरेंस का निवासी था, के मिलान के अंतिम भोज एवं पेरिस के मोनालिसा नामक चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आता है आपका लिटरेचर, साहित्य। 15वीं शताब्दी में इटली के विद्वानों द्वारा प्राचीन यूनानी एवं लैटिन साहित्य के प्रति उत्कृष्ट रुचि ने इटली में इटालियन लोक भाषा के विकास में बाधा डाली। इस प्रकार की विचारधारा से अभिभूत विद्वानों ने होरेंस, वर्जिल एवं सिसरो की रचनाओं का अनुगमन किया। उनके इस प्रयत्न ने वैज्ञानिक आलोचना के द्वार अनावृत कर दिए। इसके बाद इसी में जो है मार्टिन लूथर आता है साहित्य लिटरेचर में, और मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। क्रामर ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की रचना की और जॉन काल्विन ने इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन
रिलीजन की रचना की। दांते, पेट्रार्क, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, थॉमस मूर एवं मार्लो आदि के राष्ट्रीय साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय साहित्य के विकास में मैकियावेली ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकियावेली जो था फ्लोरेंस का निवासी था और अपने जीवन काल में वह सचिव के पद पर भी कार्य कर चुका था, अतः उसे राजनीतिक ज्ञान भी प्राप्त करने का मौका मिला। इसके बाद जो आगे नेक्स्ट आता है 4th नंबर, वो है महान खोजें एवं नाविक। यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं धार्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप यूरोप के नाविकों द्वारा अनेक यात्राएं की गई। इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप अनेक नए नए मार्गों का पता चला और नए स्थानों की खोज की गई। एशिया महाद्वीप के लिए नवीन जलमार्गों का पता इसी समय में हुआ। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल अन्वेषण करने वालों को नए नए उपनिवेशों के साथ साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार भी किया। इसका अर्थ यह हुआ कि इन लोगों ने महाद्वीप के बाहर एक बहुत बड़ा यूरोप की स्थापना करने का भी निश्चय किया। मध्य युग में सामुद्रिक व्यापार पर अरब के निवासियों का प्रभुत्व था। अरबवासी भारत, पूर्वी द्वीप समूह व यूरोप में व्यापार करते थे। यूरोप के लोग भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो नाविक हैं उनमें सबसे पहले आता है मार्को पोलो। आधुनिक युग के नाविकों को समुद्री यात्राओं के लिए मध्ययुगीन, देखिए, महान खोज और नाविकों में सबसे पहला नाम आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा नाविक था जिसने मध्य युग के जो और यात्री थे उनको भी प्रेरित किया और उन्होंने मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांतों को देखा, सुना और पढ़ा और उनसे प्रेरित हुए। मार्को पोलो इटली का निवासी था जो विभिन्न देशों से व्यापार करता था। मार्को पोलो ने चीन, जापान तथा पूर्वी द्वीप समूहों की यात्रा भी की थी। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा 1271 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर से शुरू की। वह थल मार्ग से गोबी मरुस्थल होता हुआ चीन पहुंचा। सेकंड है हेनरी डियाज। मार्को पोलो के बाद पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने भी समुद्री यात्राएं की। उसने अपनी सामुद्रिक यात्राओं के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका के तटीय मार्ग का पता लगाया। उसने जहाज़ों ने समुद्र में दक्षिण की ओर 2000 मील की यात्रा की। इसके बाद आता है कोलंबस। पुर्तगाल के नाविकों की सफलताओं व कुतुबनुमा के आविष्कार ने स्पेन के नाविकों को भी समुद्री यात्राओं के लिए प्रेरित किया। स्पेन के राजा फर्डिनेंड व रानी इसाबेला ने भी अपने देह के नाविकों को सामुद्रिक यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद वास्को डी गामा का नंबर आता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। भारत को खोजने का भी असफल प्रयास कोलंबस ने किया। उसे साकार रूप किसने दिया? वास्को डी गामा ने। पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा की मदद की थी।
राजा की सहायता व प्रोत्साहन पाकर वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू की। वास्को डी गामा अपने जहाजी बेड़े के साथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमाश अंतरीप पहुंचा। वहां से उसने हिंद महासागर में प्रवेश किया और उत्तर की ओर बढ़कर वह जंजीबार होता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा। वास्को डी गामा अपने जहाज़ों के साथ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा और भारत में सर्वप्रथम एक पुर्तगाल बस्ती बसाने का भी उसने प्रयास किया और उसमें सफलता हासिल की। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर फ्रांसिस ड्रेक। समुद्री यात्राओं में इंग्लैंड पीछे नहीं रहना चाहता था और इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ महारानी के शासनकाल में इस दिशा में विशेष उन्नति हुई। एलिजाबेथ ने अपने समय के नाविकों को नए प्रदेशों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया और हर संभव उनकी मदद की। ड्रेक दक्षिणी अफ्रीकी अटलांटिक महासागर को पार करके अनेक खतरों का सामना करता हुआ मेगलेन जल डमरू मध्य होता हुआ प्रशांत महासागर तक पहुंचा। प्रशांत महासागर में उसने स्पेन के जहाज़ों को लूटा और अंत में लूट की जो संपत्ति थी उसे जहाज़ में भरकर हिंद महासागर होते हुए 1580 ईस्वी में कहाँ पहुंचा? इंग्लैंड। वह विश्व का पहला नाविक था जो संसार का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौटा। महारानी एलिजाबेथ ने ड्रेक की इस महान उपलब्धि की अत्यंत प्रशंसा की तथा अपने हाथों से उसे नाइट की उपाधि दी। ड्रेक एक कुशल नौसैनिक भी था। उसने अपने आक्रमणों से स्पेन के जहाज़ों को लूटना व जलाना शुरू किया। उसके निरंतर लूटने से स्पेन की अत्यधिक परेशानी बढ़ी और रेमजे मेयोर ने उसे अज्ञात संसार का दस्युराज भी कहा है। इसके बाद आता है आविष्कार एवं विज्ञान। आधुनिक युग की उल्लेखनीय बात यह है कि मध्ययुगीन यूरोप में विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि नहीं थी। मध्य युग अंधकारमय युग था। जनता व राज्य पर चर्च का प्रभाव छाया हुआ था। लोग अंधविश्वासी थे। किसी भी आविष्कार या नए युग या परिवर्तन को जादू टोना समझते थे। चर्च के अधिकारी भी परिवर्तन नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनके एकाधिकार के आहत होने का खतरा था। इस प्रकार जो है पुनर्जागरण ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की, नवीन विचारधारा व साहित्य का सर्जन किया और लोगों में व्याप्त अंधविश्वास के बादल जो थे धीरे धीरे छटने लगे। तो ये है पुनर्जागरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक हो गया आपका पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।